इस करके 52 गांव, 52 डूंगा यू तीर्थ तीर्थ है और 52 फुट ऊंचाई मंदिर, तीनों चीज 52 पे जुड़ी हुई रामसर की भूमि है। ये जो मंदिर है जी जोधपुर की राजखान के पत्थर से बना हुआ है जी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। 84 किला की एक बनी हुआ करती। अच्छा। बहुत ही पाक और पवित्र जगह है जी। जहाँ ना आदमी पेशाब करता ना पशु, केवल गौ का गोचरांद होया करता। फायदा होंगे 2 बूंद इस तीर्थ की उसका मुंह में गेड़ा कर दी, मरिया करता तो इसी तरह स्नान करा। पूरे गांव के सहयोग से यह गौशाला चलाई जाती है और यह आप जो देख रहे हैं यह दादा रामसर तीर्थ है। यही वह कुंड और तालाब है जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है और गांव के बसने में इसका ही सबसे बड़ा रोल है। जो कहा जाता है कि जो झोटा और तालाब के अंदर लेट कर गया था और उसके बदन पर गहरा लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, वैसी तालाब। अब यहाँ कोई बच्चा जामा है ना, इसे पानी की तो बूंद उसका मुंह प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है और पूरे आसपास के क्षेत्र में, पूरे बिनैन खाप में बहुत मान्यता है इस रामसर तीर्थ के साथियों। यह जो ट्रॉफियां आप देख रहे हैं, गांव और आसपास के क्षेत्र के बच्चे जब भी कोई इनाम जीतते हो यहीं पर रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं लेके चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों हमारे हरियाणा के अंदर और विशेषकर उत्तर भारत में खापों का बहुत महत्व है और ये गांव देहात का क्षेत्र है और यहाँ जो गांव बसे हैं उनका इतिहास क्या है, वो कब बसे और कैसे बसे। आज हम क्षेत्र के बहुत बड़े गांव जो दनौदा गांव है और जो बिनैन खाप से संबंध रखता है उसका पूरा इतिहास आपको बताएंगे। बिल्कुल पूरा इतिहास आपको बताएंगे कि यह गांव कब बसा और कैसे बसा और नैन गोत्र के जो लोग हैं ये कहां से आए और कब आए। तो शुरुआत करते हैं साथियों। जो नैन गोत्र की शुरुआत होती है हमारे इस क्षेत्र में 1253 में श्रीपाल नैन ने राजस्थान के अंदर भिरानी गांव को आबाद किया था। वहां से शुरुआत होती है इनकी। इसी गांव में बाछल नैन हुए जिनके 2 लड़के थे, जाजा और बीरम। बीरम की युवावस्था में ही मौत हो जाती है और जो उनके लड़के होते हैं नैना और बिन्ना, उनका लालन पालन उनके चाचा द्वारा ही किया जाता है, जाजा द्वारा। इसी परिवार में साथियों शेर सिंह नैन हुए, चौधरी शेर सिंह नैन। शेर सिंह नैन की शादी की गई थी गांव बालेवास में राजस्थान के अंदर और वहां शादी के कुछ समय बाद हमारे गांव में एक रीति रिवाज और रस्म के तहत ठीक पूछने के लिए जाते थे और वह अपनी ससुराल में ठीक पूछने के लिए गया था और वहां पर वह खाना खा के पेड़ के नीचे सो गया और जब वो पेड़ के नीचे सो गया तो वहां से उसकी सालियां गुजर रही थी और सालियों के दिमाग में एक शरारत सूझी कि जीजा के साथ मजाक करते हैं। उन्होंने क्या किया, वहां पर एक सांड बैठा हुआ था जिसको हम खागड़ बोलते हैं हरियाणी भाषा में। उन्होंने एक रस्सा लिया, एक रस्से का छोर उन्होंने सांड के पूंछ के बांध दिया, पीछे बांध दिया और रस्से का एक छोर जाजा के पांव को और खाट को इकट्ठा बांध दिया और फिर एक साड़ी ने उस खागड़ को यानी कि उस सांड को लठ मार दिया और वो सांड भागा तेजी से। सोया पड़ा था, उसको कोई सुध बुध नहीं थी और जैसे ही वो तेज भागा तो जो सिर है वो कभी खाट के उस पोए के टकराता और कभी खाट के उस पोए के टकराता तो वहां पर एक दुर्घटना घट जाती है, शेर सिंह की मौत हो जाती है। शेर सिंह की मौत जब होती है तो गांव छोटे छोटे होते थे, गांव बालेवास में यह खबर सनसनी की तरह फैल जाती है और गांव इकट्ठा होकर इस विपदा पे विचार मनन चिंतन करता है कि तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, हम क्या मुंह दिखाएंगे और कल को ये खबर फैल बात जाएगी भिरानी गांव में जो शेर सिंह का परिवार है उनको हम क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि भलाई इसी में कि इस बात को छुपा दिया जाए। तो कुछ टाइम बाद जब शेर सिंह का परिवार वहां पता करने आया कि शेर सिंह वापस नहीं लौटा तो उन्होंने झूठ बोल दी कि शेर सिंह यहाँ आया ही नहीं था। तो फिर उस परिवार ने, जो शेर सिंह का परिवार था, उन्होंने जितने अगल बगल में रिश्तेदारियां थी सब जगह पता करा पर शेर सिंह का कोई आता पता नहीं चला।
1386 में इनकी शादी हुई थी बालेवास गांव में। और 1 साल बाद कहते हैं कि सच्चाई को ऊपर आना होता है। 1 साल बाद 1387 में, सन 1387 में इसी गांव की बारात, बिरानी गांव की बारात बालेवास गांव से गुजर रही थी, आगे जा रही थी। प्यास लग गई बरातियों को, बराती पानी पीने के लिए कुएं पर चले गए और वहां काफी औरतें थी। औरतों का स्वभाव होता पूछताछ करना। उन्होंने पूछा कि बराती कहां से हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो बिरानी गांव से हैं। और उन्हीं औरतों में शेर सिंह की पत्नी भी थी। उसने कहा क्या बिरानी गांव के नैन अब भी जिंदा है? उन्होंने एक बोली ताना कस दिया और वो ताना उनको लगा। तो वहां एक बुजुर्ग था, उसने उन साइड में जाके उससे पूछा कि आपने ये कैसे बोला? तो उन्होंने बताया कि आपके गांव का लड़का था शेर सिंह नैन, मैं उसकी पत्नी हूं। और शेर सिंह नैन की मौत इस प्रकार से हुई थी। उन्होंने सारा वृतांत उनको बता दिया। बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, अभी हम गांव में, आगे गांव में बारात लेके जा रहे हैं, हम शादी के कुछ समय बाद आपके पास आएंगे, तब तक यह बात आप किसी को मत बताना और हम आपको लेने के लिए आएंगे। उन्होंने उनको ये बोल दिया। तो शादी हो जाती है। उसके बाद पूरी बारात गांव में वापस लौट जाती। फिर बुजुर्ग ने पूरे गांव को इकट्ठा करके वो सारा वृतांत, वो सारी कहानी बताई। इससे जो गांव के युवा और नौजवान थे उनमें काफी रोष फैल गया और काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस घटना का बदला लेंगे। बुजुर्गों ने समझाया पर वो नहीं माने। तो उस गांव के लोगों ने रात को बालेवास गांव पर अटैक कर दिया और वहां पर उन्होंने काफी नरसंहार किया, काफी मार काट की। बताया जाता कि लगभग गांव को काट दिया गया था और फिर वह वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद जो बिरानी गांव के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और उस वक्त दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का शासन था। उन्होंने कहा कि यह बात दिल्ली दरबार तक जाएगी और दिल्ली दरबार तक यह बात जैसे ही जाएगी तो उसके बाद बड़ी दिक्कत होगी, पूरे गांव को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसलिए भलाई इसी में है, जिस भी साइड में निकला जाता है वह बिरानी गांव को खाली कर कर दूसरी दिशाओं में निकल जाए। तब वहां साथियों कहा जाता है कि एक वहां पे एक कहावत बनी और उस कहावत को आज भी कहा जाता है। एक कहावत क्यों बनी? वह कहावत इसलिए बनी क्योंकि जितने भी नैन उस गांव के अंदर थे वह नैन सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए और बिरानी गांव खाली हो गया। तब एक जाट इतिहास की पुस्तक में कहावत लिखी गई है कि छिम छिम मेघा बरसे, चिल्लर चिल्लर पानी, नैन नैन उड़ी गई, खाली रह गई बिरानी। ये कहावत इस वक्त बोली जाती थी और जाट इतिहास में इस कहावत का वृतांत है। फिर वहीं से साथियों जाजा और बिन्ना और नैना, चाचा और उसके 2 भतीजे, वह लोग नरवाना क्षेत्र में आते हैं और सबसे पहले ये लोग सैंथली गांव में आते हैं। सैंथली में ये कुछ समय वहां पर रहते हैं और सैंथली गांव पहले से आबाद था। फिर ये तलाश में थे कि हम अपना अलग से गांव बसाएंगे। तो सैंथली गांव में सुनने में ऐसा आता है कि गांव का एक झोटा, वो दोनोदा, जो आज का दोनोदा है, उस साइड से किसी तालाब में से लिट कर रहा था। उसके जो शरीर पर गहरा, बोल देते हम, गहरा लिपटी हुई थी। तो लोगों ने कहा कि ये जिस तरफ से आया इसका मतलब उस तरफ पानी है, क्योंकि गांव के लोग, उस वक्त ऐसा होता था कि गांव वहीं पर बसा जाता था जहां पर पानी का तालाब हो, पानी के साधन के साथ। फिर यहाँ से इस गांव की शुरुआत होती है और इस गांव में सुनने में ऐसा था कि पहले से यह गांव आबाद था, दनौदा। यहाँ पर चहल गोत्र के लोग रहते थे और जिस कुंड में से वह जोटा निकल कर वहां उधर गया था, उस कुंड का वृतांत भी आगे, मैं कुंड भी आपको दिखाऊंगा। आप पूरी स्टोरी देखिए और मैं पूरी स्टोरी आपको जो गांव वासी हैं उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाऊंगा। तो यहीं से इस गांव की शुरुआत होती है। यह जो पूरी खाप है, पूरी खाप की भी कहानी आपको साथियों बताऊंगा कि बिनैन खाप जो इस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से बसी, इस क्षेत्र में इनकी जो बसावट है वो किस प्रकार से हुई, कब यह स्थापित हुई, पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। अब आप पूरा दनौदा गांव का इतिहास सुनिए, देखिए आगे। तो साथियों, मेरे साथ बिनैन खाप के यशस्वी प्रधान रघुवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं और हम खड़े हैं रामसर तीर्थ में, दादा रामसर तीर्थ में। तो क्या कहानी है इसकी प्रधान जी? पुनिया साहब, ये गांव रामायण और महाभारत कालीन है जी। बताते हैं कि
एक वक्त में भगवान राम जब रामराज आ रहे थे तो यहाँ स्नान किया था इसने। अच्छा। ये जो तीर्थ है जिसको कहा दादा रामसर तीर्थ, यानी राम का जोड़, राम से राम, सर से जोड़, सर से जोड़। ये तो है रामायण कालीन स्टोरी। उसके बाद इसका गांव था द्रोणागढ़। बताते हमारे बुजुर्ग के यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी। अच्छा। जिसके कारण इस गांव का नाम द्रोणागढ़ पड़ा, जिससे बिगड़ते बिगड़ते आज द्रोणोदा। जी, चारों तरफ घुमा के दिखा दे सारा ये, ठीक है। अच्छा, ये इसकी कहानी है। ये इसकी तो बता दूं मैं, इसकी मान्यता। हाँ। ये जो हमारा दादा रामसर तीर्थ धाम का हम यहाँ निराकार की पूजा होती है। अच्छा। कोई मूर्ति नहीं। अच्छा। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सारे एक श्रद्धा भाव से इसको पूजते हैं। अच्छा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हमारे बड़े बतावे कि यहाँ पंच पीरों की पूजा हुआ है। अच्छा। यानी जिससे ये ब्रह्मांड बना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, पंच तत्वों की यहाँ पूजा होती है। इस करके यहाँ धर्म का कोई भेद नहीं। हाँ। सभी समान रूप से इसको श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। और चांदनी दूध को यहाँ दोक लगे है। अच्छा। और जो पीछे तीर्थ आप देख रहे हैं, ये जोड़ प्राकृतिक रूप से दो के आकार में बना हुआ है। अच्छा। दूध ने धोक लगे है, दो का आकार का ये जोड़ है। हाँ, आप इसकी जो एक बनी कहा करें दादा रामसर की बनी, जिसमें 84 किले जमीन है। अच्छा। आज वहाँ हम अपने पीछे गौशाला बनी हुई है जिसमें 4,500 गायें अपना गुजर बसर कर रही है। गांव बहुत दानी है, हर साल 2 करोड़ रुपए गौशाला के लिए दान देते हैं। तो साथियों, ये कहानी है, ये राम जो दादा रामसर तीर्थ है जो प्रधान जी ने बताई है। रामसर तीर्थ में साथियों जो पत्थर लगे हुए हैं, यह विशेष क्वालिटी के पत्थर हैं। इनको कहाँ से मंगाया गया, कब मंगाया गया, सारी इतिहास की जानकारी भी हम आपको साथ के साथ देंगे। साथियों, जैसा कि बताया गया था, अंदर निराकार की पूजा होती है। अंदर हमें कोई मूर्ति नहीं मिली। जहाँ हम खड़े हैं जी, ये दादा रामसर की भूमि है। ये जो मंदिर है जी, जोधपुर की राजखान के पत्थर से बना हुआ है जी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है जी। निराकार की पूजा होती है। ब्रह्मांड जो बताओ 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, उनकी पूजा होती है। हिंदू है वो भी उसी श्रद्धा भाव से आवे है, मुसलमान है वो भी इसी श्रद्धा भाव से आवे है, सिख है वो भी श्रद्धा भाव से आवे है, क्योंकि यहाँ निराकार की पूजा हुआ है। मुसलमान उसको अल्लाह का रूप में पूज ले, हजरत का रूप में पूज ले, अपने हिंदू अपने देवी देवता का रूप में पूज ले, सिख वाहिगुरु का रूप में पूज ले, किसी रूप में पूज लो, सबके लिए समान है। सबके लिए समान। तो साथियों, जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, आप भी इस बात की पुष्टि कर लीजिए। यहाँ आपको कोई तस्वीर, कोई मूर्ति नजर नहीं आएगी। जैसा कि प्रधान जी ने कहा, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो यहाँ 5 तत्वों की ही पूजा होती है। प्रधान जी ने यही बताया, सच्चाई भी यही, रियलिटी भी यही है। आप ऊपर भी देख लीजिए, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है सारा जोधपुरी पत्थर लगा हुआ है, सारा का सारा। और इसके अंदर कोई सीमेंट, कोई सरिया, किसी प्रकार का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। साथियों, ये पुनिया साहब जो झरने हैं, इसके पीछे 84 किला की एक बनी हुआ करती। अच्छा। और पुराने टाइम में पीने का पानी का जो कोई साधन नहीं हुआ करता, जब राम वर्षा करता, वो 80 किला का पानी, जो बहुत ही पाक और पवित्र जगह है, जहाँ ना आदमी पेशाब करता, ना पशु, केवल गौ का गोचरांध हुआ करता। हाँ। और पेशाब करना, थूकना मना था। उन 84 किला में बरसात का जो पानी हुआ करता, वो आकर के और एक ओद बना था, उसमें इकट्ठा हुआ करता, उसमें इकट्ठा होता था, उसमें से तैर के आगे इन झरनामा को फिल्टर हो क्या करता। अच्छा। उसके बाद जाके ये जो एक किक्कर खड़ी, इसके सामने एक कड़ा हुआ करता। अच्छा। वहाँ पिछला जो तालाब में फिर वो बिल्कुल फिल्टर हो गए। अच्छा। और प्योर चांदी वर्गा हो जाता साहब, बिल्कुल। वहां से आगे इसमें आ जाता। जो हमारी माता बहन थी, पीने का पानी भी यो यूज करा कर दी, बच्चा
पैदा होया करदा, पैदा होंदे 2 बूंद इस तीर्थ की उसका मुंह में गेड़ा कर दी, मरिया करदा तो इसी तरह स्नान करवा स्नान करा। और चांदनी दूज ने यहाँ धोक लागे है जी। आप ध्यान करो इस तालाब का, ये प्राकृतिक रूप से 2 के आकार में बना हुआ है बिल्कुल। यदि आप सैटेलाइट से या इससे देखोगे प्राकृतिक रूप से दुआ बना हुआ है इसका। ये साथियों देखिए आप, जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, मैं थोड़ा आपको इधर चल के बता देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से अगर हम टर्न करेंगे, यहाँ से इसको टर्न करके, ये देखिए आप, यहाँ से इसको पूरा ये 2 का आकार बनता है, बिल्कुल 2 का आकार बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, 2 के आकार में ये बनके और इसमें 2 का आकार बनता है, यही प्रधान जी कह रहे हैं। ये आज से नहीं है, बहुत ही प्राचीन तालाब है और बहुत बड़ी इसकी मान्यता है। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें, बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं ये, और इन्हीं से पता चलता कि गांव कितना पुराना और गांव का इतिहास कितना। ऐसा वैसे तो समूचे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नैन गोद के सैकड़ों गांव हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस इलाके में हमारे 52 गांव माने जावे हैं। इस करके 52 गांव, 52 हाथ डूंगा यू तीर्थ है और 52 फुट ऊंचाई मंदिर, तीनों चीज 52 पे जुड़ी हुई है। यानी कि जो 52 है, 52 बिनैन खाप का लकी नंबर है, ये जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक प्रमाणों से जुड़ा। यह गौशाला की प्रबंधन कमेटी है जो सुचारू रूप से गौशाला का सारा कार्यभार यही संभालती है। और यह जो आप देख रहे हैं, देखिए आप, कितनी सारी गौ माताएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यह बहुत ही पुरानी समाधि है बाबा विचारपुरी की, और यहाँ का भी बहुत प्राचीन इतिहास है। बहुत ही बड़े बड़े प्रमाण हैं इतिहास के अंदर इस समाधि स्थल के। बाबा विचारपुरी महाराज की अनेकों कहानियां इस क्षेत्र के अंदर सुनी जाती है कि वह सिद्ध पुरुष थे। ये आज के युग के जो सिद्ध फकीर हुए हैं बाबा विचारपुरी जी महाराज, उनकी समाधि है। और हमारे बुजुर्ग ये बताएं कि जो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जी जी, जो किसी बात को भी नहीं मानते, लेकिन बाबा विचारपुरी की करामात को वो भी मानते हैं। जैसे मेरे पिताजी आर्य समाजी विचारधारा आगे थे, और हम कहा करते मैं तो था, मेरे को पॉपुलर कुछ नहीं, मैं इनको बाबा विचारपुरी की तो पूजा करनी चाहिए। बोले वो तो हमने देखा अपनी आँखों में जो उसके चमत्कार थे, यानी इन्होंने तो करामात दिखाई। एक बार तो बल्कि न्यू बतावा दे मेरे पिताजी, बोले माँ उड़ा जोड़ी पे खेला कर दे, और उड़ा बाबा विचारपुरी बैठा है साढ़े का भी ना, और जो माँ एक पढ़न लग रही, बोला बाबा राम बरसेगा, उपरांत देख के बोले एक बादली मुताई तो हो रही है भाई, बोला घर आ गई इतना कदर कर बरसिया। यानी वास्तव में सिद्ध फकीर थे, जानकार थे, बहुत अंतर्यामी थे।